नमस्ते दोस्तों। आपका रीडर्स माइंड में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। वो मंच जहां हम दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों के गहन ज्ञान को आपकी अपनी भाषा हिंदी में सरल और सुलभ बनाते हैं। यहां आपको ट्रेडिंग, निवेश, पर्सनल फाइनेंस, माइंडसेट और आत्मविकास से जुड़ी किताबों का सार मिलेगा। आज हम एक ऐसी असाधारण किताब की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो हमें वित्तीय बाजारों में छिपे एक मौलिक सिद्धांत से परिचित कराती है। एक ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि बाजार के उतार चढ़ाव सिर्फ मांग, डिमांड से नहीं, बल्कि आपूर्ति, सप्लाई और पूंजी के प्रवाह, फ्लो ऑफ कैपिटल से कैसे संचालित होते हैं। हम बात कर रहे हैं एडवर्ड चांसलर द्वारा संपादित कैपिटल रिटर्न्स, इन्वेस्टिंग थ्रू द कैपिटल साइकिल, अ मनी मैनेजर्स रिपोर्ट्स 200215 की। ये किताब मैराथन एसेट मैनेजमेंट के अनुभवी मनी मैनेजरों की 2002 से 2015 तक की अंतर्दृष्टिपूर्ण रिपोर्टों का एक संग्रह है। ये रिपोर्टें निवेश के एक अद्वितीय और शक्तिशाली दर्शन को रेखांकित करती है, जिसे कैपिटल साइकिल या पूंजी चक्र के नाम से जाना जाता है। इस दर्शन का मूल मंत्र है कि किसी उद्योग में पूंजी का आगमन और बहिर्गमन उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को कैसे प्रभावित करता है और अंततः कंपनियों के मुनाफे और स्टॉक की कीमतों को कैसे निर्धारित करता है। यह पुस्तक केवल सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों, गहन विश्लेषण और वित्तीय संकटों से सीखे गए मूल्यवान सबकों के माध्यम से निवेश के इस जटिल नृत्य को समझने में आपकी मदद करती है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे कॉर्पोरेट प्रबंधन के निर्णय निवेशकों के व्यवहारिक पूर्वाग्रह और नीति निर्माताओं के हस्तक्षेप इस चक्र को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर निवेशक बनना चाहते हैं, बाजार के शोर के पीछे की सच्चाई को समझना चाहते हैं और पूंजी के प्रवाह की गुप्त भाषा को सीखना चाहते हैं, तो ये सारांश आपके लिए एक अनमोल मार्गदर्शक साबित होगा। तो चलिए मेरे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलें और पूंजी चक्र के रहस्यों को उजागर करें। सारांश, समरी। कैपिटल रिटर्न्स किताब का मूल सार पूंजी चक्र, द कैपिटल साइकिल की गहरी समझ और निवेश निर्णयों पर इसके प्रभाव पर आधारित है। मैराथन एसेट मैनेजमेंट की निवेश फिलॉसफी इसी दोहरे विचार पर टिकी है। पहला, पूंजी का प्रवाह और बहिर्वाह उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कैसे प्रभावित करता है, और दूसरा, दीर्घकालिक सफलता के लिए प्रबंधन का पूंजी आवंटन कौशल कितना महत्वपूर्ण है। 1. पूंजी चक्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल साइकिल। पूंजी चक्र एक सतत प्रक्रिया है जहां उच्च रिटर्न पूंजी को आकर्षित करते हैं और कम रिटर्न पूंजी को दूर भगाते हैं। ये प्रवाह और बहिर्वाह उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को अक्सर अनुमानित तरीकों से प्रभावित करता है। 1. चक्र कैसे काम करता है, हाउ द साइकिल वर्क्स। तेजी का दौर, बूम फेज, जब कोई कंपनी या उद्योग बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा होता है तो उसकी पूंजी पर रिटर्न ऑन कैपिटल उसकी पूंजी की लागत से ज्यादा होता है। मीडिया ऐसे कंपनियों के सीईओ को हीरो के रूप में पेश करती है, जिससे प्रबंधन में अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस आता है। वे भविष्य की मांग को लेकर अत्यधिक आशावादी हो जाते हैं। इससे उस उद्योग में नई पूंजी का निवेश होता है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है और नए प्रतिस्पर्धी बाजार में आ जाते हैं। निवेश बैंकर इस प्रक्रिया को चिकना करते हैं, पूंजी जुटाने और अधिग्रहण की व्यवस्था करके मोटी फीस कमाते हैं। इस चरण में स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं और ग्रोथ इन्वेस्टर्स उत्साहित होते हैं। बी. गिरावट का दौर, बस्ट फेज। धीरे धीरे बढ़ी हुई क्षमता के कारण बाजार में आपूर्ति, सप्लाई अत्यधिक हो जाती है। मांग पूर्वानुमान अक्सर अत्यधिक आशावादी साबित होते हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, कीमतें गिरती हैं और कंपनियों का मुनाफा तेजी से कम होने लगता है। कई कंपनियों को घाटा होता है, प्रबंधन में बदलाव आते हैं, पूंजीगत व्यय में भारी कटौती की जाती है और उद्योग में समेकन, कंसोलिडेशन शुरू हो जाता है। पूंजी इस उद्योग से बाहर निकलने लगती है, क्षमता कम होती है और ये प्रक्रिया अंततः बचे हुए खिलाड़ियों के लिए
मुनाफे की रिकवरी का मार्ग प्रशस्त करती है। 2. जोसेफ शुम्पीटर का रचनात्मक विनाश। जोसेफ शम्पीटर्स क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इस पूरे चक्र को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर ने रचनात्मक विनाश, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया था। उनके अनुसार गिरावट का दौर, बस्ट, आवश्यक है क्योंकि ये तेजी के दौरान हुए पूंजी के गलत आवंटन, मिसएलोकेशन ऑफ कैपिटल को साफ करता है। 3. मैक्रो इंडस्ट्रीज का काल्पनिक उदाहरण। फिक्शनल एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इंडस्ट्रीज। किताब में मैक्रो इंडस्ट्रीज नामक एक काल्पनिक विजेट निर्माता का उदाहरण दिया गया है। शुरुआत में मैक्रो इंडस्ट्रीज के मुनाफे बहुत अच्छे थे और इसके सीईओ विलियम ब्लू विस्टार्ड फॉर्च्यून मैगजीन के कवर पर थे। 9 में से 7 विश्लेषकों ने बाय रेटिंग दी थी और स्टॉक 14 गुना पीई पर ट्रेड कर रहा था। बी. कंपनी ने उभरते बाजारों में मजबूत मांग का अनुमान लगाते हुए अपनी उत्पादन क्षमता को 50% बढ़ाने की योजना की घोषणा की। ग्रीडस्पिन जैसे प्रमुख निवेश बैंकरों ने पूंजीगत व्यय के लिए शेयर पेशकश, सेकेंडरी शेयर ऑफरिंग की व्यवस्था की। इस घोषणा से मैक्रो के शेयर बढ़ गए और ग्रोथ इन्वेस्टर्स उत्साहित थे। सी. लेकिन 5 साल बाद मैक्रो के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया, मुनाफा गिर गया और शेयर की कीमत 46% नीचे आ गई। इसकी जड़ में अत्यधिक विस्तार था, जिसमें डरहम, उत्तरी कैरोलिना में $2.5 बिलियन का नया प्लांट देरी से और बजट से ज्यादा बन रहा था। बाजार में अत्यधिक आपूर्ति थी क्योंकि मौजूदा प्रतिस्पर्धियों ने भी क्षमता बढ़ाई थी और नए कम लागत वाले उत्पादक भी आ गए थे। चीन ने भी बड़े पैमाने पर घरेलू विजेट उत्पादन बढ़ाया था और शुद्ध निर्यातक बन गया था। विश्लेषक अब सेल रेटिंग दे रहे थे। यह पूंजी चक्र का एक क्लासिक उदाहरण है जो प्रबंधन के अति आत्मविश्वास और मांग के गलत अनुमानों को उजागर करता है। 4. वास्तविक दुनिया के पूंजी चक्र उदाहरण, रियल वर्ल्ड कैपिटल साइकिल एग्जांपल्स। सेमीकंडक्टर उद्योग, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ये उद्योग अक्सर अत्यधिक क्षमता और निराशाजनक निवेश रिटर्न के हिंसक पूंजी चक्रों के लिए जाना जाता है। 1970 के दशक में जापान, 1980 के दशक में कोरिया, 1990 के दशक के मध्य में ताइवान और हाल ही में चीन से नए प्रतिस्पर्धी आते रहे हैं, जिससे उद्योग में अत्यधिक पूंजी का प्रवाह होता है। मैराथन ने हालांकि इस उद्योग के भीतर एनालॉग सेमीकंडक्टर जैसे नीश क्षेत्रों में निवेश के अवसर पाए, जहां पूंजी चक्र के प्रभाव कम होते हैं। बी. शिपिंग उद्योग, शिपिंग इंडस्ट्री 2001 से 2007 तक। चीन की बढ़ती मांग ने पनामैक्स जहाजों के दैनिक किरायों में 10 गुना वृद्धि की। इससे नए जहाजों के ऑर्डर में भारी वृद्धि हुई और 2004 से 2009 के बीच वैश्विक ड्राई बल्क बेड़ा दोगुना हो गया। लेकिन वैश्विक मंदी और इस नई आपूर्ति के संयोजन से पनामैक्स के किरायों में 90% की गिरावट आई, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। 2007 की गर्मियों में खरीदने वाले निवेशकों को 2/3 पैसे का नुकसान हुआ और नए जहाज, जो बूम के वर्षों में ऑर्डर किए गए थे, मंदी के बाद भी आते रहे। ये उद्योग कई वर्षों तक कम क्षमता, उपयोगिता और कम दरों से पीड़ित रहा। सी. हाउसिंग उद्योग, हाउसिंग इंडस्ट्री 2002 के बाद अमेरिका, स्पेन और आयरलैंड में घर की कीमतों में उछाल आया, जिससे अत्यधिक निर्माण हुआ। अमेरिका में नई घरों की अतिरिक्त स्टॉक नए घरों की वार्षिक मांग के लगभग 5 गुना थी, जबकि स्पेन और आयरलैंड में यह पूर्व बूम अवधि की औसत वार्षिक आपूर्ति का लगभग 15 गुना थी। इन बुलबुले को अक्सर गुलाबी जनसांख्यिकीय अनुमानों, रोसी डेमोग्राफिक प्रोजेक्शंस से उचित ठहराया जाता था, लेकिन स्पेन के मामले में प्रवासन ही संपत्ति बूम का एक कार्य निकला। जब बुलबुला फूटा तो वैल्यू निवेशकों को भी भारी नुकसान हुआ, जिन्होंने उच्च मूल्यांकन पर शेयर खरीदे थे। इसके विपरीत यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सख्त निर्माण नियमों ने आपूर्ति प्रतिक्रिया को रोक दिया और वित्तीय संकट के बाद उनके रियल एस्टेट बाजार तेजी से उभर गए। 36 117 N3। डी.
कमोडिटी सुपरसाइकिल 2002 के बाद, कम ब्याज दरों और चीन की भारी निवेशाधारित अर्थव्यवस्था, जीडीपी का लगभग 50% निवेश में के कारण कमोडिटी की कीमतों में भारी उछाल आया। 2010 तक चीन कई कमोडिटीज की 40% से ज्यादा वैश्विक मांग का स्रोत बन गया, जैसे लौह अयस्क, कोयला, जस्ता और एल्यूमीनियम। इन कीमतों ने ऐतिहासिक रुझानों को पार कर लिया और बुलबुले के स्तर पर पहुंच गई। जैसे लौह अयस्क 4.9 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर। खनन कंपनियों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोज 2000 में 7.5% से बढ़कर 2005 में लगभग 35% हो गया। विश्लेषकों ने भविष्य की मांग को अत्यधिक अनुमानित किया, जिससे खनन पूंजीगत व्यय 5 गुना बढ़कर $30 बिलियन से $160 बिलियन से अधिक हो गया। 2000 से 2011 तक लौह अयस्क उत्पादन दोगुना हो गया, लेकिन 2011 में चीन की वृद्धि दर धीमी होने के साथ ही सुपर साइकिल बदल गया और अप्रैल 2015 तक समुद्री लौह अयस्क की कीमत 70% गिर गई। मैराथन ने 2006 में खनन निवेश के बढ़ते खतरों की चेतावनी दी थी। वैश्विक ब्रूइंग उद्योग, ग्लोबल ब्रूइंग इंडस्ट्री एक सकारात्मक उदाहरण। ये एक उद्योग का उदाहरण है जहां पूंजी चक्र अनुकूल दिशा में चला। 2002 में सब द्वारा मिलर के अधिग्रहण, 2004 में एम्बेव और इंटरब्रू के विलय और 2008 में इनबेव द्वारा एन्ह्यूसर-बुश के भारी अधिग्रहण जैसे सौदों के साथ उद्योग में व्यापक समेकन कंसोलिडेशन हुआ। इससे वैश्विक बियर बाजार 4 प्रमुख खिलाड़ियों के हाथों में केंद्रित हो गया, जिनके पास वैश्विक मात्रा का लगभग 50% हिस्सा था। इस समेकन से क्षमता में कमी आई, खासकर यूरोप में, जहां हाइनिकन द्वारा स्कॉटिश न्यूकैसल के अधिग्रहण के बाद यूके में 10% ब्रूइंग क्षमता कम हो गई। बढ़ी हुई मूल्य निर्धारण शक्ति और लागत अनुशासन के कारण मुनाफे में सुधार हुआ। मैराथन ने इस अनुकूल पूंजी चक्र को पहचानते हुए ब्रूइंग क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। 2. प्रबंधन का पूंजी आवंटन कौशल, मैनेजमेंट्स कैपिटल एलोकेशन स्किल्स। मैराथन एसेट मैनेजमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि दीर्घकालिक सफलता के लिए पूंजी आवंटित करने में प्रबंधन का कौशल, मैनेजमेंट स्किल इन एलोकेटिंग कैपिटल, अत्यंत महत्वपूर्ण है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि सीईओ अक्सर मार्केटिंग या प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता के कारण शीर्ष पर पहुंचते हैं, लेकिन उनमें पूंजी आवंटन का कौशल नहीं होता। एक सीईओ जो अपनी कंपनी की शुद्ध संपत्ति का 10% रिटर्न करता है, वो 10 साल के कार्यकाल में व्यवसाय में लगे कुल पूंजी का 60% से अधिक तैनात करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए निवेशकों को प्रबंधन के पूंजी आवंटन कौशल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 1. चक्रीय गलतियां, साइक्लिकल मिसस्टेप्स। मैराथन ने अक्सर देखा है कि प्रबंधन चक्रीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। कंपनियां अक्सर तेजी के समय में अपने शेयरों को वापस खरीदती है और ज्यादा मूल्य पर अधिग्रहण करती है। केवल मंदी के समय में कम मूल्य पर नए शेयर जारी करने या संपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर होती है। ये ऊंचे में खरीदना और कम में बेचना, बाय हाई एंड सेल लो, निवेशकों के लिए एक बड़ा नुकसान है। लाफाज का उदाहरण। लाफाज, एक फ्रेंच सीमेंट समूह, ने 2007 के अंत में मिस्र के सीमेंट समूह ऑरस्कोम को 10.2 बिलियन नकद और शेयरों में खरीदा, लेकिन 2009 में बाजार के निम्न स्तर पर उसे राइट्स इश्यू जारी करने पर मजबूर होना पड़ा और इस अधिग्रहण के बाद से उसके शेयर की कीमत 64% गिर गई। बी. यूरोपीय होम बिल्डर्स और ऑटो सेक्टर। यूरोपीय होम बिल्डर्स ने 200308 में €95 बिलियन के स्टॉक वापस खरीदे। केवल 2009 से 10 में इससे ज्यादा नई इक्विटी जुटाई। यूरोपीय ऑटो सेक्टर ने भी 200008 में €7 बिलियन की इक्विटी वापस खरीदी, जिसका 2/3 2008 में शीर्ष पर था। फिर 2009 से 10 में 12.1 बिलियन की नई इक्विटी जारी की। 2. कुशल पूंजी आवंटक, अ कैपिटल एलोकेटर। मैराथन ऐसे प्रबंधकों की तलाश करता है
जो अपने उद्योग के पूंजी चक्र को समझते हैं और प्रतिचक्रीय तरीके से निवेश करते हैं। बियॉन्ड वॉलरूस, संपो, फिनलैंड वॉलरूस। फिनलैंड के संपो के सीईओ एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 2001 में संपो में आने के बाद उन्होंने नोकिया के अपने शेयरों को 35 यूरो प्रति शेयर के औसत मूल्य पर बेच दिया, जो आज 7.2 प्रति शेयर पर है। उन्होंने अपने बीमा व्यवसाय को इफ नामक एक पैनोडिक पी&सी व्यवसाय में विलय कर दिया। फिर बाद में वित्तीय संकट से पहले 2.4 बिलियन के निहित मूल्य पर इफ का 100% इक्विटी खरीद लिया, जिसकी वर्तमान में 4.9 बिलियन की कीमत अनुमानित है। 2007 में वैश्विक वित्तीय संकट से ठीक पहले उन्होंने अपने फिनिश रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन को दंस्के बैंक को 4.1 बिलियन नकद में बेचा। उन्होंने संकट से पहले संपो के निवेश पोर्टफोलियो में इक्विटी का भार 8% तक कम कर दिया और 2008 की शरद ऋतु में संकटग्रस्त विक्रेताओं से सस्ते दाम पर वाणिज्यिक ऋण में 8-9 बिलियन का निवेश किया। इन दूरदर्शी निर्णयों के परिणाम स्वरूप संपो के शेयर मूल्य ने जनवरी 2001 से यूरोपीय स्टॉक मार्केट को लगभग 2.5 गुना बेहतर प्रदर्शन किया है। बी. जोहन रूपर्ट, रिचमंड स्विस लग्जरी सामान समूह रिचमंड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और सीईओ जोहन रूपर्ट एक अन्य प्रभावशाली पूंजी आवंटक है। उनकी कंपनी ने 1988 में स्थापित होने के बाद से 25 वर्षों में 13.5% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से रिटर्न दिया है। रूपर्ट ने निवेश के रुझानों और निवेश बैंकरों के प्रति संदेह जताया। उन्होंने मार्केटिंग और R&D जैसे अमूर्त संपत्तियों में निवेश के महत्व पर जोर दिया, जो दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धी लाभ मोट बनाते हैं। सी. कॉर्पोरेट संस्कृति, कॉर्पोरेट कल्चर। मैराथन मानता है कि एक मजबूत कॉर्पोरेट संस्कृति एक अमूर्त संपत्ति है। आय लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल। फास्नल, एक अमेरिकी औद्योगिक उत्पाद वितरक, अपने अमेरिका के सबसे सस्ते सीईओज के लिए जाना जाता था, जहां अधिकारी होटल के कमरे साझा करते थे और कार्यालयों में सेकेंड हैंड फर्नीचर होता था। 1987 से 2012 तक फास्नल ने 38,000% से अधिक का रिटर्न दिया। 2. कर्मचारी कल्याण, एम्प्लॉय वेलफेयर। कॉस्टको, एक उत्तरी अमेरिकी डिस्काउंट रिटेलर, अपने कर्मचारियों को कानूनी न्यूनतम वेतन से अधिक भुगतान करता है और लगभग 90% श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रायोजित करता है। इससे कर्मचारी प्रतिधारण दर उच्च रहती है और ग्राहक सेवा उत्कृष्ट होती है। डी. खराब प्रबंधन और संस्कृति, पुअर मैनेजमेंट एंड कल्चर। अहोल्ड का पतन, डच आधारित खाद्य रिटेलर अहोल्ड का पतन खराब पूंजी आवंटन, कुप्रबंधन और संदिग्ध लेखांकन का परिणाम था। विशेषज्ञ विश्लेषक अक्सर प्रबंधन के बहुत करीब होते हैं, कैप्चर्ड बाय मैनेजमेंट, ज्यादा जानकारी के साथ निर्णय लेने में भ्रमित होते हैं और अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ने में विफल रहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस, सीईओ का पारिश्रमिक अक्सर ईपीएस वृद्धि, ईपीएस ग्रोथ से जुड़ा होता था, जिससे अधिग्रहण और लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन मिलता था, भले ही दीर्घकालिक मूल्य नष्ट हो रहा हो। अहोल्ड ने 23 लगातार तिमाहियों में दोहरे अंकों की ईपीएस वृद्धि हासिल की, जो बाद में धोखाधड़ी निकली। 2. एआईजी, वैश्विक बीमा कंपनी एआईजी की जटिलता की संस्कृति, कल्चर ऑफ कॉम्प्लिसिटी थी, जिसमें अंधा आज्ञा पालन, आउटसाइड व्यू की कमी और किसी भी कीमत पर विकास का जुनून था। इसके परिणाम स्वरूप 2007 में एआईजी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के प्रमुख ने क्रेडिट डेरिवेटिव बाजार में अपनी स्थिति से $1 भी नहीं खोने की बात कही, जबकि 1 साल बाद कंपनी को $11 बिलियन का तिमाही नुकसान हुआ। 3. एंग्लो आयरिश बैंक, एंग्लो आयरिश बैंक। मैराथन ने 2002 से 2006 तक एंग्लो आयरिश बैंक के साथ कई बैठकें की, जिसमें प्रबंधन की अत्यधिक प्रचारोन्मुखता और जोखिम भरी उधार रणनीति पर चिंता व्यक्त की गई। बैंक ने छोटे व्यवसायों को संपत्ति के बदले ऋण दिया। 90% ऋण संपत्ति संबंधी, मुख्यतः आयरलैंड, यूके और बोस्टन में, बिना किसी शाखा नेटवर्क के। उनका दावा था कि वे तेज निर्णय लेते हैं, लेकिन मैराथन ने
इसे पोंजी फाइनेंस की बू वाला मॉडल बताया, जहां मूलधन चुकौती भविष्य की बाजार उछाल पर निर्भर थी। सीईओ शॉन फिट्जपैट्रिक और अन्य निदेशकों ने उच्च कीमतों पर बड़ी मात्रा में शेयर बेचे, जबकि निवेशक अभी भी उत्साहित थे। मैराथन ने इसे एक सुपर शॉर्ट अवसर के रूप में देखा, जो कभी भी विस्फोट हो सकता था। बैंक अंततः 2009 में राष्ट्रीयकृत हो गया। 117 N2 368 4 जर्मन बैंकों की विफलता, फेलियर ऑफ जर्मन बैंक्स, आईकेबी डॉच इंडस्ट्री बैंक और सत्सेन पाउंड जैसे जर्मन बैंक 2007 के क्रेडिट बाजार संकट के प्राथमिक यूरोपीय शिकार थे। इन बैंकों ने कॉन्डुइट्स नामक ऑफ बैलेंस शीट वाहनों के माध्यम से सस्ते अल्पकालिक निधियों का उपयोग करके उच्च उपज दीर्घकालिक संपत्तियों में निवेश किया। आईकेबी की कंड्यूट राइनलैंड फंडिंग की संपत्ति 14 यूरो बिलियन तक पहुंच गई, जबकि बैंक का अपना पूंजीगत एक्सपोजर 8 यूरो बिलियन था, जो उसकी संयुक्त टीयर 1 और 2 पूंजी का दोगुना था। सक्सेन एलबी के ऑर्मंड की कंड्यूट की संपत्ति 17 यूरो बिलियन थी, जो उसकी इक्विटी पूंजी का 11 गुना थी। जब अमेरिकी सबप्राइम गिरवी ऋणों से संबंधित चिंताएं सामने आईं, तो फंडिंग सूख गई और इन बैंकों को जमानत पर बाहर निकालना पड़ा। इन बैंकों के प्रबंधन के पास शायद ही कोई इक्विटी हिस्सेदारी थी और उनके प्रोत्साहन वार्षिक रिटर्न ऑन इक्विटी लक्ष्य पर आधारित थे, जिससे वे छोटे पूंजी के साथ मुनाफा बनाने के लिए कंड्यूट जैसे उच्च लिवरेज वाले उत्पादों की ओर आकर्षित हुए। नॉर्दर्न रॉक यूके के नॉर्दर्न रॉक बैंक में 2007 में बैंक रन हुआ, जो 1866 के बाद यूके में पहली बार था। मैराथन ने इस कंपनी में कभी निवेश नहीं किया था। बैंक अल्पकालिक उधार लेता था और दीर्घकालिक ऋण देता था, और उसने नवीनतम वित्तीय नवाचारों जैसे पासद हॉट पोटैटो खेल का फायदा उठाया था। सीईओ एडम एपलगेर्थ को आधे से ज्यादा चालाक माना गया। बैंक का नया 35 पाउंड मिलियन का मुख्यालय भी एक नकारात्मक संकेत था, क्योंकि ये प्रबंधन की दिखावटीपन को दर्शाता है। बैंक की अस्थिर फंडिंग स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता और व्यावसायिक विविधीकरण की कमी ने इसे क्रेडिट संकट के प्रति संवेदनशील बना दिया। 3. प्रबंधन बैठकों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मीटिंग्स। मैराथन निवेश टीम का अधिकांश कार्य समय प्रबंधन टीमों के साथ बैठकों में व्यतीत होता है, जिसका उद्देश्य पूंजी आवंटन कौशल का आकलन करना है। मैराथन ऐसी बैठकों में जाते समय कुछ विशिष्ट सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करता है, जैसे कि क्या सीईओ व्यवसाय के बारे में दीर्घकालिक रणनीतिक तरीके से सोचते हैं? क्या वे अपने उद्योग में पूंजी चक्र को समझते हैं? क्या वे बुद्धिमान, ऊर्जावान, भावुक और भरोसेमंद लगते हैं? और क्या वे शेयरधारक हितैषी तरीके से कार्य करते हैं? सही माहौल छोटी बैठकों को अधिक खुला और मैत्रीपूर्ण संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बड़ी प्रतिनिधि मंडल या फायरसाइड चैट प्रारूप, जो अल्पकालिक आय पर केंद्रित होते हैं, से बचा जाता है। रणनीति पर चर्चा। अक्सर सीईओ अल्पकालिक लक्ष्यों जैसे ईपीएस लक्ष्य को रणनीति से भ्रमित कर देते हैं। मैराथन वास्तविक रणनीति की तलाश करता है, जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, खतरों और उन्हें दूर करने की योजनाओं का आकलन शामिल हो। लागत दृष्टिकोण, अप्रोच टू कॉस्ट्स। प्रबंधन के लागत नियंत्रण पर दृष्टिकोण को देखने के लिए कंपनी की यात्रा नीति जैसी साधारण चीजों पर भी चर्चा की जा सकती है। ब्राजील के एम्बेव ने इंटरब्रू का अधिग्रहण करने के बाद व्यापार श्रेणी की उड़ानों को 6 घंटे या उससे अधिक की यात्राओं तक सीमित कर दिया, जिससे लागत में कटौती और मार्जिन में वृद्धि हुई। 3. निवेश बैंकरों की भूमिका और उनके पूर्वाग्रह, रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड देयर बियासेस। मैराथन एसेट मैनेजमेंट स्वाभाविक रूप से निवेश बैंकरों के प्रति सतर्क रहता है। वे पूंजी चक्र को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अक्सर अल्पकालिक लाभ और अपनी फीस, बोनसेस के लिए, न कि दीर्घकालिक परिणामों के लिए। 1. चक्र को गति देना, ड्राइविंग दी साइकिल। निवेश बैंकर तेजी के समय में कंपनियों को पूंजी जुटाने,
सेकेंडरी इश्यूज, आईपीओज और अधिग्रहण की व्यवस्था करके भारी फीस कमाते हैं और संकट के दौरान उद्योगों के समेकन में मदद करते हैं। उनका ध्यान अल्पकालिक लाभ पर होता है, न कि दीर्घकालिक परिणामों पर। 2. विश्लेषकों का पूर्वाग्रह। एनालिस्ट्स बायस निवेश बैंकरों के विश्लेषक अक्सर तेजी से बढ़ते सेक्सी क्षेत्रों, हॉट सेक्टर्स को कवर करना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उच्च स्टॉक टर्नओवर और अधिक कमीशन मिलता है। वे वर्तमान रुझानों को भविष्य में भी जारी रहने का अनुमान लगाते हैं। एक चक्रीय दुनिया में रैखिक रूप से सोचते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था कि वॉल स्ट्रीट का भविष्य का दृष्टिकोण कुख्यात रूप से त्रुटिपूर्ण है, खासकर विभिन्न उद्योगों में मुनाफे के पाठ्यक्रम का पूर्वानुमान लगाने में। 3. स्टैनले चर्न और ग्रीडस्पिन का व्यंग्य। सैटायर ऑफ स्टैनले चर्न एंड ग्रीडस्पिन किताब का अध्याय 7 स्टैनले चर्न नामक एक काल्पनिक निवेश बैंकर और उसकी निवेश बैंक ग्रीडस्पिन की हरकतों के माध्यम से वॉल स्ट्रीट पर व्यंग्य करता है। फीस केंद्रित मानसिकता, फीसेंट्रिक माइंडसेट चर्न का मुख्य उद्देश्य हमेशा फीस पैदा करना रहा है। वो निजी इक्विटी उद्योग में एक जीवन में एक बार आने वाले फीस सृजन के अवसर देखता है। बैंकों से असाधारण शर्तों पर सौदों के लिए पैसे प्राप्त करता है। वो ऋण बम, डेट बॉम्ब को अगले व्यक्ति को पास करने के लिए खुश है ताकि वो अपने विकास लक्ष्यों को पूरा कर सके। बी. नैतिक खतरा। मॉरल हैजर्ड चर्न मानता है कि बैंक ऋणों को अपने बही खातों में नहीं रखते हैं, इसलिए उन्हें दीर्घकालिक ऋण गुणवत्ता की परवाह कम होती है। ये उत्पन्न और वितरित, ओरिजिनेट देन डिस्ट्रीब्यूट मॉडल उधार की गुणवत्ता में गिरावट की ओर ले जाता है। सी. लेवरेज का जादू। मैजिक ऑफ लेवरेज चर्न का मानना है कि नया लेवरेज प्रतिमान, न्यू लेवरेज पैराडाइम, अधिकांश फंड प्रबंधकों द्वारा अनदेखा किया गया है। वो प्रति शेयर आय, अर्निंग्स पर शेयर को बढ़ाने के लिए केवल ऋण जोड़ने का सुझाव देता है। डी. व्यवहारिक कमजोरियों का शोषण। एक्सप्लॉइटिंग बिहेवियरल वीकनेसेस चर्न निवेशकों की अल्पावधि की मानसिकता और मूल्य और कीमत के बीच भ्रम का फायदा उठाता है। ई. चीन और बुलबुले। चाइना एंड बबल्स चर्न ने चीन की अर्थव्यवस्था को दुबई ऑन स्पीड के रूप में वर्णित किया और भविष्यवाणी की कि ये समय के साथ उड़ जाएगा, जबकि सार्वजनिक रूप से एक तेज तर्रार संदेश दे रहा था। उसने चीनी अधिकारियों को रिश्वत देने और अंधाधुंध होने का दावा किया। उसने चीन के अत्यधिक निवेश स्तरों, जीडीपी का 50% से अधिक को हास्यास्पद बताया। एफ. वित्तीय संकट के बाद। आफ्टर दी फाइनेंशियल क्राइसिस चर्न ने वित्तीय संकट के बाद वॉल स्ट्रीट के लिए एक लाभदायक भविष्य की कल्पना की, ये मानते हुए कि गोल्डमैन और ग्रिड्स्पिन जैसे बैंक अधिकांश लाभ साझा करेंगे। उन्होंने उभरा हुआ बैंकिंग युग में नवाचारी वित्तीय उत्पादों को पेश करने की बात कही। जी. नियामक के साथ संबंध। रिलेशनशिप विद रेगुलेटर्स चर्न का मानना है कि नियामक बुलबुला प्रेरित सार्वजनिक नीति के मूल सिद्धांतों को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि चुनौतियों का मतलब हमेशा नए फीस के अवसर होते हैं। उन्होंने सॉवरेन एडवाइजरी ग्रुप और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ग्रुप जैसे नए फीस सृजन वाले विचारों का प्रस्ताव रखा। एच. नागरिक बैंकर का युग। एरा ऑफ द सिटीजन बैंकर 2012 तक। चर्न ने नागरिक ग्रिडस्पिन, सिटीजन ग्रीडस्पिन पहल शुरू की, जिसमें कॉरपोरेट परोपकार और ग्राहक चेतना पर जोर दिया गया। ये दिखावा था, क्योंकि उसके 1000 पिल्ले अभियान में ग्राहकों को पालतू जानवर दान करना शामिल था। उसने जोर दिया कि बैंकिंग सरल है, ये बोनस के बारे में है, और अगर कुछ बचता है तो शेयर धारकों के बारे में है। आखिरी मुलाकात। फाइनल एनकाउंटर 2013 में चर्न ने एक पत्रकार से कहा कि नियमन प्रतिस्पर्धा के लिए बाधाएं पैदा कर रहा है, जिसका मतलब है कि फैलने ऊंचे रहेंगे, क्योंकि कोई भी नया प्रवेशकर्ता उन्हें नीचे नहीं ला पाएगा। उसने अफ्रीका में अवसंरचना वित्तपोषण और मूल्य श्रृंखला के सभी जेबों में सहायता के अवसरों का भी उल्लेख किया। चर्न का मानना है कि संपत्ति की कीमतें केवल एक ही दिशा में जा सकती हैं,
और जब चक्र समाप्त होगा वे व्यापार के दूसरी तरफ होंगे। 4. व्यवहारिक पूर्वाग्रह और निवेश पर उनका प्रभाव, बिहेवियरल बियासेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टिंग। मैराथन एसेट मैनेजमेंट का मानना है कि निवेशक और प्रबंधन अक्सर कुछ व्यवहारिक पूर्वाग्रहों के शिकार होते हैं जो पूंजी चक्र को और तीव्र करते हैं और बाजार की अक्षमताओं, मार्केट इनएफिशिएंसीज को जन्म देते हैं। ये पूर्वाग्रह अक्सर मध्यम प्रत्यावर्तन, मीन रिवर्शन को धीमा या विकृत करते हैं। 1. अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। प्रबंधन अक्सर तेजी के समय में अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकता है और भविष्य की मांग का अनुमान लगाने में अत्यधिक आशावादी हो जाता है। भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल है, जैसा कि योगी बेरा ने कहा था। 2. प्रतिस्पर्धा की उपेक्षा, कॉम्पिटिशन निग्लेक्ट। कंपनियां अक्सर अपनी क्षमता बढ़ाती है लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देती कि अन्य प्रतिस्पर्धी भी ऐसा कर रहे होंगे, जिससे अंततः अत्यधिक आपूर्ति हो जाएगी। ये पूर्वाग्रह तब और मजबूत होता है जब फर्मों को अपने निर्णयों के परिणामों के बारे में देर से प्रतिक्रिया मिलती है। 3. आधार दर की उपेक्षा, बेस रेट निग्लेक्ट। लोग अक्सर निर्णय लेते समय सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में नहीं रखते हैं। पूंजी चक्र के संदर्भ में निवेशक वर्तमान और अनुमानित भविष्य के मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उद्योग की परिसंपत्ति आधार, एसेट बेस में होने वाले परिवर्तनों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे रिटर्न उत्पन्न होता है। 4. संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति एक बार किसी कार्यवाही का निर्णय लेने के बाद पुष्टि न करने वाले सबूतों पर विचार करने से जानबूझकर इनकार कर देते हैं। अहोल्ट के मामले में विश्लेषकों ने इस पूर्वाग्रह का प्रदर्शन किया था जब वे नकारात्मक जानकारी को अनदेखा करते रहे। 5. आंतरिक दृष्टिकोण, इनसाइड व्यू। ये मनोवैज्ञानिक डैनियल कानमैन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसमें निर्णय लेने वाले किसी समस्या को विशिष्ट परिस्थितियों और अपने अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करके देखते हैं। उद्योग के अत्यधिक विशिष्ट ज्ञान वाले विश्लेषक अक्सर आंतरिक दृष्टिकोण अपनाने के शिकार होते हैं, ये मानकर कि उनका मामला अद्वितीय है। मैराथन इसके बजाय बाहरी दृष्टिकोण, आउटसाइड व्यू अपनाने की वकालत करता है, जिसमें प्रासंगिक ऐतिहासिक समानताएं देखी जाती है। 6. बहिर्वेशन, एक्सट्रैपोलेशन। निवेशक अक्सर वर्तमान रुझानों को भविष्य में भी जारी रहने का अनुमान लगाते हैं। एक चक्रीय दुनिया में रैखिक रूप से सोचते हैं। ये हालिया पूर्वाग्रह, रीसेंसी बायस से प्रभावित होता है। मैराथन का मानना है कि माध्य प्रत्यावर्तन, मीन रिवर्शन आपूर्ति पक्ष में परिवर्तनों से प्रेरित होता है, जिसे केवल मात्रात्मक मूल्यांकन उपायों पर विचार करने वाले मूल्य निवेशक अक्सर अनदेखा कर देते हैं। 7. विकृत प्रोत्साहन, स्क्यूड इंसेंटिव्स। सीईओ का पारिश्रमिक अक्सर अल्पकालिक प्रदर्शन उपायों जैसे ईपीएस या बाजार पूंजीकरण से जुड़ा होता है, जिससे प्रबंधकों को विकास का पक्ष लेने और किसी भी प्रतिकूल दीर्घकालिक परिणामों को कम आंकने के लिए प्रेरित किया जाता है। निवेश बैंकरों का पारिश्रमिक भी उनके द्वारा उत्पन्न पीस से जुड़ा होता है, न कि पूंजी जुटाने वाली गतिविधियों के दीर्घकालिक परिणामों से। 8. कैदी की दुविधा, प्रिजनर्स डिलेमा। खेल सिद्धांत ये भी बताता है कि किसी उद्योग में अतिनिवेश क्यों होता है। उच्च वर्तमान लाभप्रदता वाले व्यवसाय में प्रबंधक कैदी की दुविधा जैसी समस्या का सामना कर सकते हैं। यदि कई खिलाड़ी एक साथ अपनी क्षमता बढ़ाते हैं तो उनके कुल मुनाफे भविष्य में घट जाएंगे। फिर भी कोई भी खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहता, जिससे सामूहिक रूप से तर्कहीन अतिनिवेश होता है। कॉड फिशिंग उद्योग में भी ये देखा गया था, जहां अत्यधिक मछली पकड़ने से उद्योग संकट में आ गया। 9. आर्बिट्रेज की सीमाएं, लिमिट्स टू आर्बिट्रेज। यदि उच्च संपत्ति वृद्धि वाली कंपनियां लगातार खराब प्रदर्शन करती हैं, तो स्मार्ट निवेशक उन्हें शॉर्ट क्यों नहीं करते? जवाब यह है कि तेजी से बढ़ती कंपनियों के शेयर मूल्य अक्सर अस्थिर होते हैं और शॉर्ट जाना बहुत महंगा हो सकता है। मैराथन की निजी स्वामित्व और दीर्घकालिक ग्राहक संबंध
उसे दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाते हैं, जो पूंजी चक्र विश्लेषण के लिए आवश्यक है। 10. अल्पावधि की मानसिकता। मायोपिया निवेशक अक्सर अल्पकालिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वे दीर्घकालिक रणनीतियों को अनदेखा कर देते हैं। प्रदर्शन संबंधित भुगतान संरचनाएं और मानव मस्तिष्क की अल्पकालिक खतरों पर प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति भी इस मानसिकता को बढ़ावा देती है। 5. पूंजी चक्र की विसंगतियां और माध्य प्रत्यावर्तन, कैपिटल साइकिल अनोमलीज एंड मीन रिवर्शन। हाल के शैक्षणिक शोध ने पूंजीगत व्यय और निवेश रिटर्न के बीच एक स्पष्ट विपरीत संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप, को उजागर किया है। ये मैराथन के पूंजी चक्र दर्शन का एक महत्वपूर्ण समर्थन है। 1. संपत्ति वृद्धि विसंगति, एसेट ग्रोथ अनोमली। जिन कंपनियों की संपत्ति वृद्धि, एसेट ग्रोथ, सबसे कम होती है, उन्होंने उन कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन किया है जिनकी संपत्ति वृद्धि सबसे अधिक होती है। नोबेल पुरस्कार विजेता यूजेन फामा और केन फ्रेंच ने निवेश को अपने 5 कारक मॉडल में जोड़ा है, ये देखते हुए कि जिन कंपनियों ने कम निवेश किया है उन्होंने अधिक रिटर्न दिया है। कॉरपोरेट घटनाओं का प्रभाव। जर्नल ऑफ फाइनेंस में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार संपत्ति विस्तार से जुड़ी कॉरपोरेट घटनाएं, जैसे विलय और अधिग्रहण, इक्विटी जारी करना, नए ऋण, अक्सर कम रिटर्न के बाद आती है। इसके विपरीत संपत्ति संकुचन से जुड़ी घटनाएं, जैसे स्पिनफ, शेयर बायबैक, ऋण पूर्व भुगतान, सकारात्मक अतिरिक्त रिटर्न के बाद आती है। संपत्ति विस्तार का नकारात्मक प्रभाव 5 साल तक बना रह सकता है। बी. अन्य कारकों से बेहतर। फर्म की संपत्ति वृद्धि को पारंपरिक मूल्य, कम मूल्य से बुक, आकार, बाजार पूंजीकरण और गति, मोमेंटम से अधिक रिटर्न का एक मजबूत निर्धारक पाया गया है। 2. माध्य प्रत्यावर्तन, मीन रिवर्शन। संपत्ति वृद्धि विसंगति को माध्य प्रत्यावर्तन के परिप्रेक्ष्य से देखा जा सकता है। ये केवल मानवीय पशु आत्माओं, एनिमल स्पिरिट्स, के प्रवाह और बहिर्वाह से संचालित नहीं होता, बल्कि निवेश की अलग अलग दरों के माध्यम से काम करता है। जो कंपनियां अपनी पूंजी की लागत से अधिक कमाती हैं, वे अधिक निवेश करती हैं, जिससे उनके भविष्य के रिटर्न कम हो जाते हैं। इसके विपरीत जो कंपनियां कम कमाती हैं, वे निवेश कम करती हैं या पूंजी बाहर निकालती है, जिससे उनकी भविष्य की लाभप्रदता बढ़ जाती है। बेंजामिन ग्राहम और डेविड डोड का दृष्टिकोण। सिक्योरिटी एनालिसिस 1934 में बेंजामिन ग्राहम और डेविड डोड ने इस बिंदु को पहचाना। उन्होंने कहा कि एक व्यवसाय जो प्रीमियम पर बिकता है, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी पूंजी पर बड़ा रिटर्न कमाता है। ये बड़ा रिटर्न प्रतिस्पर्धा को आकर्षित करता है और आम तौर पर यह अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना नहीं है। इसके विपरीत असामान्य रूप से कम आय के कारण बड़े डिस्काउंट पर बिकने वाले व्यवसाय के मामले में नई प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति और पुरानी प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र से हटना अंततः स्थिति में सुधार करेगा और निवेश पर मुनाफे की सामान्य दर बहाल करेगा। 3. निवेश एक नकारात्मक भविष्यवक्ता के रूप में। इन्वेस्टमेंट एज ए नेगेटिव प्रेडिक्टर। एरिजोना विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता ने प्रदर्शित किया है कि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कॉरपोरेट निवेश समग्र लाभप्रदता, स्टॉक मार्केट रिटर्न और यहां तक कि जीडीपी वृद्धि का एक महत्वपूर्ण नकारात्मक भविष्यवक्ता है। 4. यूएस बनाम चीन, यूथ्स वर्सेस चाइना कॉनंड्रम। हाल के वर्षों में यूएस स्टॉक मार्केट एक पहेली बना रहा है। 2010 के बाद से यूएस स्टॉक मूल्यांकन के दृष्टिकोण से महंगे लग रहे थे, जैसे चक्रीय रूप से समायोजित मूल्य अनुपात, मुख्यतः क्योंकि मुनाफे औसत से ऊपर थे। फिर भी वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से यूएस कॉरपोरेट निवेश सुस्त रहा है। माध्य प्रत्यावर्तन के मुख्य चालक की अनुपस्थिति के कारण मुनाफे उम्मीद से अधिक समय तक ऊंचे बने रहे और यूएस स्टॉक मार्केट ने मजबूत रिटर्न दिया। चीन विपरीत छोर पर एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। स्टॉक की कीमतें मूल्यांकन के दृष्टिकोण से अक्सर सस्ती लगती थी, लेकिन निवेश और संपत्ति वृद्धि ऊंचे थे, जिसके परिणाम स्वरूप खराब कॉरपोरेट लाभप्रदता हुई। 6. सप्लाई पर ध्यान केंद्रित करने का निवेश दर्शन।
इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, फोकस ऑन सप्लाई। मैराथन एसेट मैनेजमेंट का निवेश दर्शन मांग, डिमांड के बजाय आपूर्ति, सप्लाई पर केंद्रित है। उनका मानना है कि भविष्य अनिश्चित है और मांग का पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है। 1. सप्लाई का पूर्वानुमान आसान। सप्लाई इज ईजियर टू फोरकास्ट। उद्योग की समग्र आपूर्ति में वृद्धि अक्सर पहले से पता होती है और उसमें देरी होती है, जबकि मांग का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। विमान निर्माण और जहाज निर्माण जैसे कुछ उद्योगों में आपूर्ति पाइपलाइन अच्छी तरह से ज्ञात होती है। अधिकांश निवेशक और कॉरपोरेट प्रबंधक मांग की स्थितियों के बारे में अधिक सोचते हैं, जबकि आपूर्ति में बदलाव पर कम ध्यान देते हैं, जिससे स्टॉक की कीमतें अक्सर नकारात्मक आपूर्ति झटकों का अनुमान लगाने में विफल रहती है। 2. प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों का विश्लेषण। एनालाइज कम्पिटिटिव कंडीशंस। निवेश के दृष्टिकोण से रिटर्न आपूर्ति पक्ष में परिवर्तनों से प्रेरित होते हैं। उद्योग में प्रतिस्पर्धा की स्थिति बिगड़ने पर एक फर्म की लाभप्रदता खतरे में पड़ जाती है। पूंजी चक्र विश्लेषण का उद्देश्य बाजार से पहले इन विकासों का पता लगाना है। लाल झंडे, रेड फ्लैग्स। किसी सेक्टर में आईपीओ की भरमार, द्वितीयक शेयर जारी करना और ऋण में वृद्धि सभी लाल झंडे होते हैं, जो बढ़ती आपूर्ति और बिगड़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत देते हैं। बी. वैल्यू ट्रैप से बचें। अवॉइड वैल्यू ट्रैप्स। प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों और आपूर्ति पक्ष की गतिशीलता की समझ निवेशकों को वैल्यू ट्रैप्स से बचने में मदद करती है, जैसे 200506 में यूएस हाउसिंग स्टॉक्स। 3. वैल्यू और ग्रोथ का झूठा द्वंद्व। फॉल्स वैल्यू ग्रोथ डिकोटमी। मैराथन ग्रोथ या वैल्यू निवेशक के लेबल को अस्वीकार करता है, क्योंकि ये निवेश प्रक्रिया को विकृत करता है। मैराथन का लक्ष्य आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर स्टॉक खरीदना है, चाहे पारंपरिक मूल्यांकन उपायों जैसे पीई, प्राइस टू बुक से वे कितने भी महंगे क्यों न दिखें। ग्रोथ स्टॉक का वैल्यू स्टॉक में बदलना। एक ग्रोथ स्टॉक आमतौर पर तब एक वैल्यू स्टॉक बन जाता है जब अत्यधिक पूंजी बड़े वर्तमान मुनाफे से आकर्षित होकर रिटर्न में गिरावट लाती है। बी. अस्सा एब्लॉय और स्टोरा एंसो का उदाहरण। मैराथन ने अस्सा एब्लॉय, एक विश्व अग्रणी ताला कंपनी, के शेयरों को खरीदा, जो विकास स्टॉक के रूप में बदनाम होने के बाद 4 गुना बिक्री से 1.5 गुना बिक्री पर आ गया था। दूसरी ओर उन्होंने स्टोरा एंसो, एक फिनिश पेपर कंपनी, के शेयरों को बेच दिया, जो मूल्यांकन के हर मीट्रिक पर अस्सा एब्लॉय से सस्ता था, लेकिन जिसका आंतरिक मूल्य संदिग्ध था। अस्सा एब्लॉय ने बाद में स्टोरा एंसो को 452% से 0.7% के रिटर्न के साथ पीछे छोड़ दिया। 178 N2। 4. डिजिटल मोएट और अंडर द रडार कंपनियां। डिजिटल मोड्स एंड अंडर द रडार कंपनीज। मैराथन उन कंपनियों में निवेश करता है जो स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ, मोड्स बनाती है, भले ही उनकी वर्तमान लाभप्रदता कम हो या मूल्यांकन ऊंचा हो। Amazon.com और Priceline.com। मैराथन ने Amazon.com और Priceline.com जैसी कंपनियों में निवेश किया, जो कम लागत और इंटरनेट तकनीक की मापनीयता का उपयोग करके ग्राहकों के लिए बचत प्रदान करती है। वे अल्पकालिक मार्जिन पर कम ध्यान केंद्रित करते हुए अपने बाजारों में एक प्रमुख स्थिति सुरक्षित करने के लिए निवेश करते हैं। Amazon ने Amazon वेब सर्विसेज और फुलफिलमेंट बाय Amazon जैसी सेवाओं में बड़े अग्रिम निवेश किए। बी. बाइडू। चीन का प्रमुख इंटरनेट सर्च इंजन बाइडू एक ऐसी कंपनी थी जो खरीद के समय 7.2 गुना बुक और 18 गुना आय पर मूल्यांकित थी, लेकिन इसका 70% बाजार हिस्सा था, कम पूंजी निवेश की आवश्यकता थी और 100% से अधिक दर पर नकदी में लाभ परिवर्तित करता था। संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष रॉबिन ली की 20.7% हिस्सेदारी भी बाहरी निवेशकों के हितों के साथ संरेखित थी। सी. अंडर द रडार कंपनियां। ये ऐसी कंपनियां हैं जो अपने ग्राहकों को अनिवार्य सेवाएं प्रदान करती हैं, जहां ग्राहक कीमत पर कम ध्यान देते हैं, क्योंकि उत्पाद कुल लागत का एक छोटा सा हिस्सा होता है
लेकिन मिशन क्रिटिकल होता है। एनालॉग सेमीकंडक्टर कंपनियां, एनालॉग सेमीकंडक्टर कंपनीज, एनालॉग डिवाइसेस और लिनियर टेक्नोलॉजी जैसे एनालॉग सेमीकंडक्टर कंपनियां जो वास्तविक दुनिया, तापमान, ध्वनि, दबाव और डिजिटल दुनिया के बीच सेतु का काम करती है। उनके उत्पादों में उच्च भेदभाव होता है। मानव पूंजी, इंजीनियरिंग प्रतिभा महत्वपूर्ण होती है और डिजाइन प्रक्रियाएं कंपनी विशिष्ट होती है। उनकी पूंजी की तीव्रता कम होती है। राजस्व का लगभग 5 से 6% पूंजीगत व्यय, मार्जिन उच्च होते हैं। एनालॉग डिवाइस का सकल मार्जिन 60%, लीनियर टेक्नोलॉजी का 76%। 2 अन्य उदाहरण पेरोल प्रोसेसिंग कंपनियां, पेचेक्स, एडीपी, सीएडीकैम सॉफ्टवेयर कंपनियां, अवेवा, डैसॉल्ट सिस्टम्स, स्वाद और सुगंध कंपनियां, नोवोजाइम्स, विशेष रसायन कंपनियां, क्रोडा, विक्ट्रेक्स, प्रयोगशाला आपूर्तिकर्ता, वॉटर्स, पॉल, मेटल टोलेडो और इंजीनियरिंग कंपनियां, रोटक, स्पाइरैक्स सार्को, आईएमआई। इन कंपनियों में अक्सर उच्च स्विचिंग लागत, नियामक बाधाएं और मजबूत ग्राहक संबंध होते हैं। 5 दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म अप्रोच, पूंजी चक्र विश्लेषण और मूल्य निवेश की तरह धैर्य की आवश्यकता होती है। एक उद्योग के पूंजी चक्र को पूरा होने में लंबा समय लगता है। मैराथन की निवेश रणनीति में बहुत कम पोर्टफोलियो टर्नओवर होता है, जो पूंजी चक्र दृष्टिकोण को लागू करने के लिए उपयुक्त है। वेस्टास वाइन सिस्टम्स का उदाहरण, मैराथन ने 2003 में वेस्टास वाइन सिस्टम्स में प्रारंभिक निवेश किया था, जब कंपनी कर प्रोत्साहनों में बदलाव के कारण कमजोर अमेरिकी बाजार से जूझ रही थी। कंपनी के शेयरों में 2008 के शिखर तक 40 गुना वृद्धि हुई। हालांकि वित्तीय संकट के बाद शेयरों में 96% की गिरावट आई। मैराथन ने 2013 में, जब प्रबंधन में बदलाव हुआ और उद्योग में निराशा का माहौल था, तब और शेयर खरीदे और उसके बाद शेयर की कीमत में 360% की वृद्धि हुई। यह दिखाता है कि कैसे एक कंपनी कुछ ही वर्षों में वैल्यू अवसर से महंगी ग्रोथ स्टॉक और फिर से सस्ती वैल्यू बन सकती है, और कैसे दीर्घकालिक धैर्य लाभदायक हो सकता है। 7 पूंजी चक्र का टूटना, चुनौतियां और खतरे, कैपिटल साइकिल ब्रेकडाउन्स, चैलेंजेस एंड रिस्क्स। कुछ परिस्थितियों में पूंजी चक्र का सामान्य संचालन बाधित हो सकता है, जिससे पूंजी का गलत आवंटन होता है और उत्पादकता धीमी हो जाती है। 1 नीति निर्माताओं का हस्तक्षेप, पॉलिसी मेकर इंटरफेरेंस। सरकारें अक्सर राष्ट्रीय चैंपियन कंपनियों को बचाती है या उद्योगों को समेकित होने से रोकती है, जिससे अत्यधिक क्षमता और कम लाभप्रदता की समस्याएं अनसुलझी रह जाती है। यूरोपीय ऑटो सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर इसके उदाहरण हैं, जहां राजनेता संयंत्र बंद करने या कमजोर बैंकों के अधिग्रहण की अनुमति देने का विरोध करते हैं। फ्रेंच वित्त मंत्री क्रिस्टीन लेगार्ड ने सोसाइटी जनरल के अधिग्रहण की संभावना पर कहा था, यह संभव नहीं है। 2 राज्य पूंजीवाद, स्टेट कैपिटलिज्म। चीन जैसे देशों में पूंजी आवंटन अक्सर बाजार के संकेतों के बजाय राज्य के नीतिगत उद्देश्यों द्वारा निर्धारित होता है। इससे अत्यधिक निवेश, कम रिटर्न और शेयरधारकों के हितों की उपेक्षा होती है। चीन में समस्याएं, प्रॉब्लम्स इन चाइना। चीन की अर्थव्यवस्था में निवेश का हिस्सा जीडीपी के 50% तक पहुंच गया है, जो किसी भी अन्य अर्थव्यवस्था में पहले नहीं देखा गया। इससे कारक उत्पादकता, फैक्टर प्रोडक्टिविटी में गिरावट आई है। मैराथन ने चीनी आईपीओ में आय हेरफेर, अर्निंग्स मैनिपुलेशन के कई उदाहरण पाए हैं, जहां कंपनियों को विशेष रूप से लिस्टिंग के उद्देश्यों के लिए बनाया गया था और उनकी आय को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था। बी सिंदा एसेट मैनेजमेंट का उदाहरण। सिंदा चीन की एक प्रमुख संकटग्रस्त ऋण निवेशक कंपनी का आईपीओ 2014 में हुआ। मैराथन ने पाया कि ये कंपनी चीन के अत्यधिक बढ़े हुए संपत्ति बाजार और अतिनिवेश वाले कोयला उद्योग पर एक लीवरेज दाव से अधिक कुछ नहीं थी, जिसे बैंकों से सस्ते अल्पकालिक धन से सहारा मिला था। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी मुख्य रूप से लिवरेज,
4.7 गुना से आती थी, जबकि रिटर्न ऑन एसेट बहुत कम था। इसके ऋण का 2/3 हिस्सा चीनी रियल एस्टेट से संबंधित था और 61.5% डेट टू इक्विटी स्वैप संपत्ति कोयला खनन कंपनियों से जुड़ी थी। मैराथन ने चेतावनी दी कि ये चीनी वित्तीय प्रणाली में समस्याओं के खिलाफ कोई बचाव नहीं था। सी, चीनी बैंकों के मूल्य ट्रैप, चाइनीज बैंक्स एज वैल्यू ट्रैप्स। मैराथन का मानना है कि चीन के बिग फोर बैंक एक मूल्य जाल है। उनकी रिपोर्ट की गई लाभप्रदता, जैसे आईसीबीसी का 20.8% रो लिवरेज द्वारा बहुत अधिक बढ़ाई गई है, लगभग 15 गुना। यदि क्रेडिट लागत बढ़कर केवल 1% हो जाती है तो आईसीबीसी का रो 5वें हिस्से तक गिर जाएगा। मैराथन ने बैंक ऑफ अमेरिका के ऋण वृद्धि और क्रेडिट लागत की तुलना आईसीबीसी से की, जिसमें आईसीबीसी की क्रेडिट लागत ऐतिहासिक रूप से कम थी, जो भविष्य में बढ़ने की संभावना को दर्शाता है। डी, सट्टा बुलबुला, स्पेक्युलेटिव बबल। 2015 तक चीनी इक्विटी बाजार में सट्टा बुलबुले के सभी लक्षण दिखाई दे रहे थे। शंघाई इंडेक्स 21.7 गुना आय पर मूल्यांकित था, बैंकों को छोड़कर 37 गुना, और शेंझेन एक्सचेंज 57 गुना आय पर था। सरकार ने जानबूझकर इस बुलबुले को बढ़ावा दिया, जैसे ट्रेडिंग शुल्क में कटौती, प्रति व्यक्ति ब्रोकरेज खातों की संख्या में वृद्धि और मार्जिन उधार पर प्रतिबंधों में ढील। 3, कम ब्याज दरें और ज़ोंबी कंपनियां, लो इंटरेस्ट रेट्स एंड ज़ोंबी फर्म्स। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अत्यधिक कम ब्याज दर नीतियों ने ज़ोंबी फर्मों, ज़ोंबी फर्म्स को जीवित रहने की अनुमति दी है, भले ही वे अपनी पूंजी की लागत न कमा पाए। ये पूंजी का गलत आवंटन करता है और उत्पादकता को धीमा कर देता है। यूरोपीय ऑटो और स्टील उद्योग, यूरोपीय ऑटो और स्टील उद्योग में अत्यधिक क्षमता और कमजोर मांग के बावजूद नीति निर्माताओं के हस्तक्षेप के कारण क्षमता कम नहीं हो पाई है। उदाहरण के लिए, आर्सेलोमित्तल के फ्रांसीसी संयंत्र में 2 और ब्लास्ट फर्नेस बंद करने के प्रयासों का वामपंथी उद्योग मंत्री ने कड़ा विरोध किया। बी, जापान का अनुभव, जापान का खोया हुआ दशक, लॉस्ट डेकेड्स, कम ब्याज दरों के कारण ज़ोंबी पूंजीवाद के प्रभावों का एक चेतावनी भरा उदाहरण है, जहां रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार कम रहा है। 4, विघटनकारी प्रौद्योगिकियां, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। इंटरनेट जैसी नई प्रौद्योगिकियां कई स्थापित व्यावसायिक मॉडलों जैसे विज्ञापन, मीडिया, खुदरा को बाधित कर सकती है, जिससे पूंजी चक्र अप्रत्याशित तरीके से प्रभावित होता है। मैराथन ने ऐसे मामलों में नुकसान उठाया है जहां संकटग्रस्त क्षेत्रों में आपूर्ति पक्ष के समेकन के लाभ मांग में दीर्घकालिक गिरावट की भरपाई करने में अपर्याप्त थे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, कैपिटल रिटर्न्स, इन्वेस्टिंग थ्रू द कैपिटल साइकिल हमें सिखाती है कि निवेश की दुनिया सिर्फ कंपनी के मुनाफे, मांग के अनुमान या पारंपरिक मूल्यांकन मैट्रिक्स को देखकर ही नहीं समझी जा सकती, बल्कि हमें एक गहरे, अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ये किताब हमें ये महत्वपूर्ण सबक देती है कि आज के उच्च मुनाफे कल के निवेश को आकर्षित करते हैं और आज का भारी निवेश कल की अत्यधिक आपूर्ति और कम मुनाफे को जन्म देता है। हमें बाजार के शोर के बीच धैर्यवान, पेशेंट, प्रतिलोमी, कॉन्ट्रेरियन और दूरदर्शी, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड बनना होगा। हमें उन कंपनियों को समझना होगा जो अपनी मोएट कंपिटिटिव एडवांटेज को बनाए रख सकती हैं, और उन कंपनियों से दूर रहना होगा जो पूंजी चक्र के दुष्चक्र में फंस जाएंगी। प्रबंधन के पूंजी आवंटन कौशल, निवेश बैंकरों की प्रेरणाएं, निवेशकों के व्यवहारिक पूर्वाग्रह और नीति निर्माताओं के हस्तक्षेप, इन सब कारकों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। यह पुस्तक केवल वित्तीय विश्लेषण का एक संग्रह नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव, आर्थिक इतिहास और कॉरपोरेट गतिशीलता पर एक गहन चिंतन है। यह हमें याद दिलाती है कि निवेश कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक जटिल और निरंतर विकसित होने वाला चक्र है। इसमें सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए हमें गहराई से सोचना होगा, आम धारणाओं पर सवाल उठाना होगा और सबसे बढ़कर डेटा और मानवीय व्यवहार दोनों को समझना होगा।
अगर आपको यह सारांश पसंद आया और आपको लगा कि इससे आपके निवेश ज्ञान में वृद्धि हुई है और आप वित्तीय दुनिया की ऐसी ही गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल रीडर्स माइंड को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें जो निवेश की गहरी समझ विकसित करना चाहते हैं। आपके विचार और सुझाव हमें हमेशा प्रेरित करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अगला सारांश किस किताब पर सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए समझदारी से निवेश करें, सीखते रहें और बाजार के हर चक्र को अपनी शक्ति में बदलें। आपका दिन शुभ हो।